हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। फ्रेंड्स, अब हम हैं इस टेक्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर 7 में, जो कि है नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। इस चैप्टर को भी हम कोशिश करेंगे कि हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लें। यह है इसका पहला पार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स का पार्ट 1, जिसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में कौन कौन सी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अर्थक्वेक, सुनामी एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये 3 को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिज़ास्टर क्या है? व्हाट इज़ डिज़ास्टर? डिज़ास्टर्स आर सम सच चेंजेस विच आर ऑलवेज डिसलाइक्ड एंड फियर्ड बाय ह्यूमन काइंड। ये एक ऐसा बदलाव है या ऐसा चेंज है अर्थ में या अर्थ हमारे सराउंडिंग में जो हमेशा ह्यूमन द्वारा नकारा ही जाता है या नापसंद ही किया जाता है, जिससे हमेशा ह्यूमन काइंड यानी इंसान हमेशा डरे ही रहते हैं। These are considered bad and have haunted humankind for a long time। ये इंसानों द्वारा अच्छा नहीं माना जाता है, और अच्छा माना भी क्यों जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारे नेगेटिव चेंजेस लाते हैं हमारी लाइफस्टाइल में और ह्यूमन सेटलमेंट में। Disasters is an undesirable occurrence resulting from forces that are largely outside human control। ऐसा माना जाता है कि जितने भी डिज़ास्टर्स हैं, खास करके नेचुरल डिज़ास्टर्स, वो अनडिज़ायरेबल है, यानी ना चाहते हुए भी आते हैं, और हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, ये ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर ही होते हैं। इंसान इसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डिज़ास्टर्स को। तो हमने पढ़ लिया डिज़ास्टर होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के डिज़ास्टर होते हैं। अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें डिज़ास्टर्स को, तो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स। पहला है ह्यूमन डिज़ास्टर्स, सेकेंड वन इज फर्स्ट वन इज नेचुरल डिज़ास्टर एंड सेकेंड इज ह्यूमन डिज़ास्टर। Natural disasters are caused by nature. They are totally outside human control. For example, earthquake, tsunami, cyclones, etc. These are caused by nature and these are outside human control. On the other hand, human disasters. Human disasters are caused by humans. इनको हम कहते हैं ह्यूमन कॉज्ड डिजास्टर्स। कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये एक ह्यूमन कॉज डिज़ास्टर ही था। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद या टेररिज्म हम देखते हैं, ये भी ह्यूमन कॉज डिज़ास्टर है, क्योंकि ये ह्यूमन द्वारा ही कॉज हो रहे हैं। इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर है, तो हम नेचुरल डिज़ास्टर्स को पढ़ेंगे। और कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर्स को पढ़ेंगे वो हम देख लें, आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अर्थक्वेक को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड, फिफ्थ ड्रॉट्स एंड लास्ट में लैंडस्लाइड को पढ़ेंगे। ये सारे हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर। जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं, हमने 6 नेचुरल डिजास्टर देखे, अर्थक्वेक, सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड्स। इन 6 में जो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके आने का अनुमान भी आसानी से नहीं लगाया जा सकता है, और जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को भी क्लासीफाई कर सकते हैं हम 2 पार्ट में। हालांकि वॉल्केनिक ओरिजिन वाले अर्थक्वेक को हम अलग से वॉल्केनिक इरप्शन भी मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे अर्थक्वेक में काउंट करें तो 2 टाइप के अर्थक्वेक हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्टोनिक ओरिजिन, जो टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है हमारी अर्थ, हमें पता है कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स ने मिलकर पूरा हमारे अर्थ को, प्लेनेट को बनाया है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं, सडन मूव करती हैं, अचानक से एक के ऊपर 2 तरीके से मूव कर सकती हैं, तो उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक ओरिजिन अर्थक्वेक्स। मोर स्केल ऑफ डैमेज एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज लार्ज। ये जो टेक्टोनिक ओरिजिन वाला अर्थक्वेक है, ये ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, और इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे इसका प्रभाव है, वो ज़्यादा होता है। एंड सेकेंड वन इज़ वॉल्केनिक ओरिजिन। वॉल्केनिक ओरिजिन होता है जब वॉल्केनो द्वारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उससे हमारे अर्थ शेक करती है, वाइब्रेशन रिलीज होते हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक ओरिजिन अर्थक्वेक। इसका स्केल ऑफ डैमेज कम होता है और कम एरिया तक ही सीमित होता है एज कंपेयर टू टेक्टोनिक ओरिजिन।
अब टेक्टोनिक ओरिजिन को हम एक बार देख लें कि कौन कौन सी एरिया में है हमारे कंट्री इंडिया में, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी है तो हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। टेक्टोनिक ओरिजिन क्यों होता है, देखिए हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में। अगर आपने इस सीरीज़ की हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार आप उन्हें देख लीजिए। इंडियन प्लेट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर टुवर्ड्स नॉर्थ। इंडियन प्लेट जो है हमारी वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से, और ऊपर प्रेजेंट है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, यहाँ पे इंडियन प्लेट है और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये दोनों टकरा के अब इसको आगे बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है, तो इसका कारण क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट लॉक हो गई हैं आपस में, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट लॉक हो गई हैं। तो ये लॉक होने के कारण क्या होता है, एक एनर्जी इकट्ठी होते जा रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये एनर्जी इकट्ठी होने के कारण क्या हो रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, एनर्जी निकल तो पा रही नहीं, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, और ये स्ट्रेस जब अचानक से रिलीज़ होता है, सडन रिलीज जब होता है इस स्ट्रेस का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स। इंडिया के केस में यही है। इंडिया के केस में कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हिमालयन आर्क में, यानी जो हिमालयन वाला रीजन है पूरा, यहाँ से हमें पता है लद्दाख वाले रीजन से पूरा यहाँ पे नमचा बरवा तक जो ग्रेटर हिमालयस वाला रीजन है, पूरा हिमालयन आर्क जितना भी है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो ये कौन से अर्थक्वेक होते हैं, टेक्टोनिक ओरिजिन वाले अर्थक्वेक। नाउ इन सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो हमने पढ़ा था इंडिया में जो हिमालयन वाले रीजन में अर्थक्वेक आते हैं। अब हमें सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर वाले पार्ट में हमें वहाँ पे भी अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। वहाँ पे क्या कारण हो सकता है, काफ़ी समय तक ये साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री थी, एक इनका कुछ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे एक्सपीरियंस क्यों होते हैं इतने अर्थक्वेक, जबकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू तो इंडिया का सबसे स्टेबल पार्ट माना जाता है और सबसे पुराना पार्ट माना जाता है पेनिनसुलर ब्लॉक, फिर भी इसके ऊपरी भाग में हमें अर्थक्वेक देखने को मिल रहे थे। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन। एक फॉल्ट लाइन बनी हुई है जब हमारी इंडियन प्लेट ने मूवमेंट स्टार्ट किया था यूरेशियन प्लेट की तरफ गोंडवाना पीरियड के बाद, तो वहाँ पे एक नर्मदा रिवर के पास, या हम कहें कृष्णा रिवर के पास, एक फॉल्ट लाइन इकट्ठी हो गई थी। फॉल्ट लाइन को हम एक दरार कह सकते हैं, एक क्रैक कह सकते हैं, जिसमें एक एनर्जी बिल्डअप हो गई, एनर्जी बिल्डअप अलोंग द फॉल्ट। एनर्जी जब अचानक से रिलीज़ होती है यहाँ पे, तो यही वो कारण होता है, यहाँ पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले रीजन में, जहाँ पे हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होते हैं। अब इंडिया में जितने अर्थक्वेक है उनको इंटेंसिटी ऑफ डैमेज, यानी जितना डैमेज वो पहुँचा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया है 5 पार्ट्स में। सबसे ज़्यादा जहाँ डैमेज होगा उसको कहते हैं वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, यहाँ पे यानी सबसे ज़्यादा डैमेज होने का रिस्क जहाँ पर है। ये कौन सा वाला रीजन है, ऑफकोर्स हिमालयन में ही होगा। हिमालयन का भी कौन सा वाला रीजन है, जहाँ पे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, यानी ग्रेटर हिमालयास। सेकेंड इज हाई डैमेज रिस्क जोन। हाई डैमेज यानी जहाँ वेरी हाई डैमेज से थोड़ा कम है लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है डैमेज होने का। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये ऐसे रीजन हैं जो हाई डैमेज रिस्क जोन के अंदर आते हैं। उसके बाद मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, वहाँ पे इससे थोड़ा कम होगा। लो डैमेज रिस्क जोन जो स्टेबल पार्ट है, यानी डेक्कन प्लेट्यू का ऊपर वाला पार्ट हम कह सकते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आते तो हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, रेयरली देखने को मिलते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। वेरी लो डैमेज में कौन सा आएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू का नीचे का पार्ट, यानी डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को बहुत स्टेबल पार्ट माना जाता है और हमें यहाँ पे अर्थक्वेक भी कम ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु वाले रीजन में हमें बाकी के नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल सकते हैं जैसे साइक्लोन्स वगैरह, लेकिन अर्थक्वेक कम ही देखने को मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन से हमारा मतलब है कि हम कौन सी ऐसी तैयारियां कर सकते हैं जिससे ये अर्थक्वेक या तो हम प्रिडिक्ट कर सकें, और प्रिडिक्ट करने के साथ साथ ही हम इसके कॉन्सिक्वेंस से बच सकें, और जितना कम नुकसान हो सके उतना कम नुकसान हम होने दें इस अर्थक्वेक से, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर सकें। तो 3 ऐसे मिटिगेशन है मेजर जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स। ऐसे सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स बना दिए जो कंप्यूटर द्वारा मॉनिटर कर सकें हमारे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को। इससे क्या होगा कि हम जो हमारे टेक्टोनिक ओरिजिन अर्थक्वेक हैं
उनको हम मॉनिटर कर पाएंगे। इसमें हम जीपीएस की मदद ले सकते हैं। जीपीएस यानी सैटेलाइट से हम नज़र रख सकते हैं अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट में, ताकि जब हमें अर्थक्वेक आने वाला हो हम उसको प्रेडिक्ट कर लें और उससे जो वहाँ के लोगों को हम सचेत करें और वो इसकी कॉन्सिक्वेंस से बच सकें। सेकंड इज़ एजुकेटिंग पीपल हाउ टू रिएक्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, हाई डैमेज रिस्क जोन। तो ऐसे एरिया जो ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक की तरफ, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं अर्थक्वेक को लेकर कि जब अर्थक्वेक आने का संकेत मिले या जैसी अर्थक्वेक आए तो आप वहाँ पे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं एज अ रिएक्शन। आजकल हम देखते हैं कि स्कूलों में भी बच्चों को ये दिखाया जाता है कि जब अर्थक्वेक आए तो कैसे रिएक्ट करा जाए। थर्ड वन इज़ मॉडिफाइंग हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग्स डिज़ाइन इन वल्नरेबल एरियाज़। वल्नरेबल एरियाज़ अगेन वही एरिया जो ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक की तरफ, वहाँ पे हम ऐसे घर बनाए या ऐसी बिल्डिंग बनाए जिससे नुकसान कम हो अर्थक्वेक आने पर, यानी वो टूट भी जाए तो अंदर के लोगों को नुकसान कम हो। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, वुडन होम्स बना सकते हैं। जापान एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लकड़ियों के घर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। नेक्स्ट इज सुनामी। पहला तो था अर्थक्वेक, अब दूसरा नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो है सुनामी। सुनामी टेक्टोनिक मूवमेंट और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एट द सी फ्लोर रिजल्ट इन द सुनामी। जो हमने टेक्टोनिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक देखा था कॉन्टिनेंट में, अगर वही बीच समुद्र में आ जाए, देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे सी है, ये कॉन्टिनेंट है और ये सी है, अगर वो टेक्टोनिक मूवमेंट प्लेट का या वॉल्केनिक इरप्शन ये हमें कॉन्टिनेंट में देखने को मिले तो उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। और लेकिन अगर वो सी फ्लोर में हमें देखने को मिलेगा और पानी इसके कारण यहाँ पे मूवमेंट होगा तो यहाँ का पानी बहुत फटाफट मूव करेगा और कॉन्टिनेंट की तरफ आके डिज़ास्टर बनाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुनामी। सुनामी इज़ बेसिकली सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स। हाई वर्टिकल वेव क्या करती हैं, पानी जो है ओशियन का उसको फटाफट उनका रैपिड मूवमेंट कराती है। अब ये इनको हम हार्बर वेव्स भी कहते हैं और सीस्मिक वेव्स भी कहते हैं। अब जितनी ज़्यादा इसकी वेव की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा ये ज़्यादा नुकसान करेगी ह्यूमन सेटलमेंट में। अब इसकी स्पीड ऑफ वेव और डेप्थ ऑफ सी वाटर के बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं। यानी जितना गहरा होगा उस समुद्र की गहराई का ये स्पीड ऑफ वेव में क्या फ़र्क पड़ेगा। जितना कम गहरा होगा यानी मोर शैलो द सी वाटर, जहाँ यानी कोस्टल एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, यानी जहाँ पे समुद्र की गहराई कम है वहाँ पे वेव की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना गहरा होगा यानी बीच समुद्र में वहाँ पे वेव की स्पीड उतनी ही कम होगी, यानी डेप्थ की क्या हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देयरफॉर कोस्ट आर मोर अफेक्टेड बाय द सुनामीज रेदर देन द मिड ओशियंस। इसलिए क्या होता है कि कोस्टल एरियाज़ में सुनामी हम ज़्यादातर सुनते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में भी आई थी 2004 में, तो हम देखते हैं कि सुनामी से कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू बीच समुद्र से। बीच समुद्र से ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है वैसे भी। ऐसा क्यों होता है कि स्पीड जो है वेव की वो बीच समुद्र में कम है और जहाँ पे गहराई कम है वहाँ पे ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज ओवर डीप वाटर हैज़ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। जहाँ पे गहरा होगा पानी ओशियंस के मिड में, जहाँ पे गहरा होगा वहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी और वेव हाइट कम होगी। लेकिन जहाँ पे शैलो है वहाँ पे वेवलेंथ तो कम हो जाएगी, जहाँ पे लॉन्ग थी वेवलेंथ यहाँ पे कम हो जाएगी, लेकिन वेव हाइट बढ़ जाएगी। वेव हाइट बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे स्पीड, वेव की जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है, जितना गहरा होगा ओशियनिक वाटर उतनी कम होगी वेव की स्पीड, और जितना कम गहरा होगा उतनी ज़्यादा होगी वेव की स्पीड। आफ्टर रीचिंग द लैंड द सुनामी वेव्स रिलीज इनॉर्मस एनर्जी स्टोर्ड इन डैम। ये हमने बोलता है कॉन्टिनेंट है, ये सी है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट, यहाँ पे सी। तो जब ये यहाँ से बह के आ रहा है पानी, बड़ी बड़ी वेव्स, सुनामी की जो वेव है, सीस्मिक वेव्स, हार्बर वेव्स भी से हम कहते हैं, जैसे ये कोस्ट में पहुँचेगी, कोस्ट में टकराने के साथ ही क्या करेगी, एक बहुत सारी एनर्जी जो अपने संग लेकर आई थी वो सारी रिलीज़ कर देगी।
फ्लो इनटू द लैंड डिस्ट्रॉइंग पोर्ट। अब जितने वहाँ पे पोर्ट होंगे, सिटीज़ होगी, टाउन्स होंगी और अदर ह्यूमन सेटलमेंट होंगे, घर हर जितने भी होंगे, सबको तोड़ देगी इस हाई एनर्जी के साथ ही। तो यही था सुनामी। अब हम देखेंगे सुनामी के मिटिगेशन कौन कौन से हो सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल टू मिटिगेट द डैमेज थ्रू सुनामी। सुनामी एक बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ तो है, और पानी के इतने तेज बहाव को रोकना, सुनामी की जो हार्बर वेव्स हैं इनको रोकना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, इसलिए काफ़ी हद तक तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। इसमें क्या इंडिया इसमें काफ़ी समय तक ज्वाइन नहीं था, लेकिन जो एक ख़तरनाक सुनामी आने के कारण 2004 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जिसमें इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट डूब गया था पानी के अंदर, तो उसके बाद दिसंबर 2004 के बाद क्या करा, इंडिया ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आगे के डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। होप अर्थक्वेक और सुनामी आपको समझ में आया होगा।